आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 2 के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 में हम आवेश और आवेश के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए थे। आवेश और आवेश के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात किए थे। आज हम डायरेक्ट कूलम्ब्स लॉ यानी कूलाम के नियम से आगे बढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात करते हैं पहले। सबसे पहले हम कूलम्ब्स लॉ ही देखेंगे। ये कूलम्ब्स लॉ क्या है? कूलम्ब्स लॉ या हिंदी में भी लिखेंगे तो कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, ये कूलम्ब्स लॉ या कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम जो है दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के परिमाण के बारे में है। तो दो बिंदु आवेश के बीच बल का परिमाण कितना लगेगा? तो जैसे मानते हैं ये एक बिंदु आवेश Q1 है और ये एक बिंदु आवेश Q2 और इन दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी R है। तो इन दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो हम समान आवेश है तो दोनों के बीच विकर्षण बल लगेगा। विकर्षण बल मतलब दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या जाएगा? दूर जाएगा। ये Q1 भी Q2 से दूर जाएगा, Q2 भी Q1 से दूर जाएगा। तो ये कूलाम का नियम कहता क्या है? दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल का परिमाण दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों बिंदु आवेश के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनेंगे। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाले बल के परिमाण को बताता है। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता तथा दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता। समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 की अगर हम बात करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो समानुपाती नियतांक के रूप में 1/4 पाई पिछलन नोट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया, ये 1/4 पाई पिछलन नोट, इसका वैल्यू मीडियम पे डिपेंड करता है। मतलब ये दोनों बिंदु आवेश किस माध्यम में रखा गया है। अगर ये एयर या वैक्यूम होता है तो कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता और इसी का वैल्यू 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता। 9 गुना 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता। दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। अच्छा देखो, अब हम बात करते हैं वन बाई 4 पाई इपिसिलन नोट। कोई पूछेगा ये इपिसिलन सिंबल जो है ये आया किसके लिए? ये इपिसिलन जो सिंबल है, इपिसिलन, ये इपिसिलन सिंबल ये विद्युतशीलता के लिए आता। किसके लिए आता? विद्युतशीलता के लिए। तो विद्युतशीलता क्या होता है? देखो, ये विद्युतशीलता क्या होता है? इसको हम लोग परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिटिविटी। ये परमिटिविटी क्या होता है? किसी भी माध्यम का वह गुण जो अपने से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखा का या विद्युत क्षेत्र रेखा का विरोध करता है। हर माध्यम का विरोध करने का गुण अलग अलग होता है तो सबकी विद्युतशीलता का मान एक जैसा नहीं होगा। ये इपिसिलन क्या है? ये इपिसिलन विद्युतशीलता के लिए आता है। ये विद्युतशीलता है क्या? तो किसी भी माध्यम का एक गुण है जो अपने से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखा का या विद्युत क्षेत्र रेखा का विरोध करता है। तो इपिसिलन का मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक फैराड पर मीटर हम लोग लिखते हैं। इसका मात्रक क्या लिख देंगे? फैराड पर मीटर।
अब ये विद्युतशीलता था, इसी में एक टर्म आता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या था? आपेक्षिक विद्युतशीलता। तब हम आपेक्षिक विद्युतशीलता के बारे में बात करते हैं। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या? आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होता है? तो आपेक्षिक विद्युतशीलता को इप्सिलॉन आर से सूचित किया जाता है। ये इप्सिलॉन आर है, इप्सिलॉन विद्युतशीलता के लिए आता है और ये आर रिलेटिव के लिए आता है, मतलब परमिटिविटी के लिए इप्सिलॉन, रिलेटिव के लिए आर। ये इप्सिलॉन आर, ये इप्सिलॉन आर क्या होगा? तो किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा के विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसी को और एक और सिंबल के से डिनोट किया जाता है। किसी भी माध्यम के लिए इप्सिलॉन आर या के का वैल्यू एक ही होता है, केवल नाम यानी टर्म बदल जाता है। इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। जबकि ये प्रावैद्युतांक है, हिंदी में लिखेंगे तो प्रावैद्युतांक और अंग्रेजी में लिखेंगे तो इसी प्रावैद्युतांक को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हर मीडियम के लिए के का वैल्यू अलग अलग होगा। अब देखेंगे ये जो इप्सिलॉन नोट है, इप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है? ये 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ये इप्सिलॉन नोट का वैल्यू है। कई बार बिहार बोर्ड में डायरेक्ट ये पूछा भी है, मुक्त आकाश का विद्युतशीलता का मान बताएं। तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मान यही है 8.85 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। अब है इसी में के यानी इप्सिलॉन आर, के का वैल्यू एयर के लिए 1 आता है। किसके लिए? एयर के लिए के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 आता है, जबकि वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 81 आएगा। और माइका, ये जो माइका है, माइका के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 6 आता है। और पेपर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है। चूँकि इप्सिलॉन नोट का मान फिक्स है और किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और उस एयर के विद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, तो हर जगह इप्सिलॉन का वैल्यू क्या आएगा? अलग अलग आएगा हर जगह 12th के लिए, तो विद्युतशीलता का वैल्यू अलग अलग आएगा। अब है कि कूलम्ब्स लॉ जो भी हम बताए थे, कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स का वैल्यू आया था, क्या आया था? देखेंगे कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स का वैल्यू आया था, ये F = 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे r²। ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट जो है ये एयर या वैक्यूम के लिए आता है। लेकिन जब कभी भी ये दोनों बिंदु आवेश को हवा के अलावा किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए तो उस माध्यम में फोर्स क्या होगा? तो किसी अन्य माध्यम में दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला बल। तो देखो ये बल होगा कितना? ये बल जो है ये F है, तो F = कितना? तो 1/4 पाई इप्सिलॉन और Q1 इंटू Q2 बटे r²। 1/4 पाई इप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बटे r²। ये किसी अन्य माध्यम में, क्योंकि इप्सिलॉन नोट जब कभी भी आएगा तो ये एयर के लिए आएगा, तो ये जो आ जाएगा फोर्स इन एयर, ये क्या होगा? फोर्स इन एयर।
यानी हवा में लगने वाला ये बल है, जबकि ये किसी अन्य माध्यम में लगने वाला बल है। लेकिन कई बार किसी अन्य माध्यम में लगने वाले बल का कंपैरिजन हवा में लगने वाले बल के साथ किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम इप्सिलॉन आर का सहयोग लेंगे। इप्सिलॉन आर इक्वल टू इप्सिलॉन बटे इप्सिलॉन नोट होता था, तो इप्सिलॉन इक्वल टू हो जाएगा इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट, इप्सिलॉन आर इंटू इप्सिलॉन नोट। तो देखो एफ इक्वल टू कितना, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू इप्सिलॉन आर, और ये क्या होगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये फोर्स इन अनदर मीडियम हो जाएगा। इसी को अगर सही से लिखें तो इप्सिलॉन आर के बदले हम के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एफ इन अनदर मीडियम 1/k इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। देखो ये जो इप्सिलॉन आर है ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, ये जो इप्सिलॉन आर है ये आपेक्षिक विद्युतशीलता है, और इप्सिलॉन आर को के इंटू इप्सिलॉन नोट लिखते हैं। इसी इप्सिलॉन आर के बदले हम के का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग प्रावैद्युतांक कहते थे। अच्छा देखेंगे, ये एक बात हम करेंगे, जिस माध्यम के लिए विद्युतशीलता का मान रखा जाता है उसी माध्यम में दोनों बिंदु आवेश के बीच लगने वाला ये फोर्स है। तो जिस माध्यम का ये विद्युतशीलता उसी माध्यम का ये फोर्स है। तो जिस माध्यम का विद्युतशीलता निकालना होगा उसी माध्यम का अपेक्षिक विद्युतशीलता यहाँ डालेंगे, और उसी माध्यम में फोर्स आएगा, उसी अपेक्षिक विद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन आर के बदले हमने के लिखा है। यानी जिस माध्यम का प्रावैद्युतांक डालेंगे उसी माध्यम में ये फोर्स होगा। तो एफ इंटू के इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये एफ इंटू के, तो ये किस माध्यम में लगने वाला फोर्स है, तो ये एयर में लगने वाला फोर्स है। तो इसको लिखेंगे फोर्स इन एयर। क्या लिखेंगे, फोर्स इन एयर। हवा में लगने वाला बल कितना, एफ इंटू के, किसी माध्यम में लगने वाले फोर्स और उस माध्यम का जो प्रावैद्युतांक का गुणनफल है हवा में लगने वाले फोर्स के बराबर है। किसी माध्यम में लगने वाला बल और उस माध्यम के प्रावैद्युतांक के गुणनफल को हवा में लगने वाले फोर्स के बराबर कह सकते हैं या होता है। तो जैसे मान लें इस दोनों जैसे मान लीजिए दो बिंदु आवेश है, ये हवा में है, तो इन दोनों के बीच पहले इतना फोर्स लगेगा। इसी को हवा से उठा के अगर जल में डालेंगे तो फोर्स का वैल्यू बदलेगा। तो कितना बदलेगा, तो हवा में लगने वाला जितना फोर्स है वो उस मतलब किसी अनदर माध्यम में लगने वाले फोर्स और उस माध्यम के प्रावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होगा। उस माध्यम के प्रावैद्युतांक के गुणनफल के बराबर होगा। इसी टर्म को थोड़ा सा और हम एक्सपेंड करना चाहेंगे कि फोर्स इन एयर, किसी माध्यम में लगने वाला फोर्स और उस माध्यम का प्रावैद्युतांक का गुणनफल हवा में लगने वाले फोर्स के बराबर है। तो इसको अगर हमको लिखना होगा किसी अन्य अलग अलग माध्यम में लगने वाले फोर्स को, तो मानते हैं किसी एक माध्यम में लगने वाला फोर्स F1 है दो बिंदु आवेश के बीच, और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। तो F1 K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इन एयर। इसी तरीके से किसी दूसरे माध्यम में अगर हम ले जाएं बिंदु आवेश को, तो उस माध्यम में लगने वाला फोर्स F2 और उस माध्यम का प्रावैद्युतांक K2, तो उस माध्यम में लगने वाले फोर्स F2 और प्रावैद्युतांक K2, इन दोनों के गुणनफल को भी हम क्या कहेंगे, फोर्स इन एयर। तो दोनों को अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो F1 K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 K2। तो F1 K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2 K2। इसी तरीके से किसी तीसरे माध्यम में भी ले जाएंगे तो वो हो जाएगा F3 K3। तो ये कूलाम का नियम जो है किसके लिए वैलिड होता है, तो कूलाम के नियम का अपना एक मेरिट है या डिमेरिट है। तो कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। कूलाम का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश के लिए लागू होता है, तथा ये पॉइंट चार्ज के लिए ही लागू होता है, वो भी वैसा पॉइंट चार्ज जो स्थिर हो। तो कूलाम के नियम का ये एक लिमिटेशंस है कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए लागू होता है, और
इसका एडवांटेज भी कुछ है कि ये कम से कम तथा अधिक से अधिक दूरी के लिए भी लागू होता है और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये न्यूटन के तृतीय गति नियम का भी पालन करता है और कूलाम का नियम एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय बल है। केंद्रीय बल का मतलब ये कि एक ही लाइन के अलोंग फोर्स लगेगा, चाहे वो एट्रैक्टिव लगता हो या रिपल्सिव। एट्रैक्टिव लगता हो या रिपल्सिव, इसको हम लोग एट्रैक्टिव लगता हो या रिपल्सिव, लेकिन एक ही लाइन के अलोंग लगेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं ये सेंट्रल फोर्स है। न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मतलब न्यूटन के तृतीय गति नियम का भी पालन करता है। लेकिन एक चीज़ है कि नाभिक के अंदर नाभिक के इनसाइड कूलाम्बिक फोर्स कार्य नहीं करता है, यानी कूलाम का नियम वहाँ अप्लाई नहीं होता, चूँकि वहाँ न्यूक्लियर फोर्स लगता है। अब है कि सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्ब्स का नियम वैलिड है, लेकिन चार्ज तो पॉइंट चार्ज होता नहीं है। तो पॉइंट चार्ज के बारे में कोई पूछेगा ये पॉइंट चार्ज होता क्या है, तो हम बात करेंगे, इसी को हिंदी में बिंदु आवेश बोलते हैं। ये बिंदु आवेश एक्चुअल में आवेश जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की वजह से उत्पन्न होता है। जैसे किसी वस्तु का आवेश, जैसे मान लीजिए कोई गोला है, इस गोले का कुल आवेश अगर इसके केंद्र पर माना जाता है तो इसी को बिंदु आवेश कहते हैं। जब किसी भी वस्तु का संपूर्ण आवेश किसी न किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित माना जाता है तो इसको बिंदु आवेश कहते हैं। लेकिन नेचर में बिंदु आवेश पॉसिबल होता नहीं है। जैसे मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन भाग गया। जैसे मान लो 10,000 इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो 10,000 इलेक्ट्रॉन केवल एक ही पॉइंट से थोड़ी जाएगा तो कहीं किसी भी पॉइंट के एटम से उसका इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है। तो बिंदु आवेश नेचर में होता नहीं है, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं कि बिंदु आवेश है, उस हिसाब से ये कूलाम का नियम पढ़े हैं। अब है कि पॉइंट चार्ज जब होता ही नहीं है तो आवेश होता कैसे है। तो आवेश का जो वितरण है, आवेश के वितरण के बारे में हम पढ़ते हैं। आवेश का जो वितरण है ये मेनली दो तरीके से हम बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसको विविक्त वितरण कह सकते हैं। विविक्त वितरण का मतलब ये अलग अलग वितरित होता, विविक्त वितरण या डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कह सकते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज में ये क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट पे ये चार्ज होता है। जैसे मान लीजिए प्लेग्राउंड में अगर पत्थर बिछा हुआ हो तो अलग अलग पॉइंट पे ये इस तरीके से रैंडमली कहीं ये चार्ज अलग अलग पॉइंट पे मिल सकता है। इसी को डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। एक होता कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या होता है कि लगातार बिछा हुआ था। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशंस यानी सतत वितरण। सतत वितरण में क्या होता है, तो सतत वितरण में ये तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। एक को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ये रेखीय आवेश घनत्व। और एक होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और एक होता है आयतन आवेश घनत्व। क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं बारी बारी से, ये क्या है। और एक होता है आयतन आवेश घनत्व, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये देखिए लीनियर आवेश घनत्व यानी रेखीय आवेश घनत्व क्या है। रेखीय आवेश घनत्व के बारे में हम आज बात करते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, इसी को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो इसके लिए हम मानते हैं कि ये एल लंबाई का एक रॉड है। कितने लंबाई का एक रॉड है? एल लंबाई का एक रॉड है। तो एल लंबाई के रॉड में कितना आवेश है? Q।
एल लंबाई के रॉड में कितना आवेश है, तो क्यू, तो इकाई लंबाई के रॉड में कितना आवेश होगा, तो क्यू बटे एल, और इसी क्यू बटे एल को हम लैम्डा कहते हैं, और ये क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। तो एल लंबाई के रॉड में जो आवेश है ये क्यू, तो इकाई लंबाई के रॉड में जो आवेश होता है ये क्या है, क्यू बटे एल, और इसी को हम क्या कहते हैं, लैम्डा कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो एक लाइन में लिखेंगे प्रति एकांक, ये क्या, एकांक लंबाई, तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है, या इकाई लंबाई में उपस्थित आवेश का परिमाण रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसको लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बटे एल। अगर लैम्डा का मात्रक की बात करें तो लैम्डा का जो मात्रक हो जाएगा ये चार्ज के लिए कूलम्ब और लंबाई के लिए नीचे मीटर में आएगा तो ऊपर जाएगा तो पर मीटर, ये कितना हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर। अगर लैम्डा के बीमा की बात करते हैं, लैम्डा यानी रेखीय आवेश घनत्व का जो बीमा होगा, ये बीमा कितना होगा, ये हो जाएगा 80, और मीटर के लिए क्या होगा एल, और एल पावर -1, ये कूलम्ब के लिए 80 और मीटर लंबाई के लिए एल, एल पावर कितना हो जाएगा -1। ये है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। अब है कि रेखीय आवेश घनत्व किस तरीके के वस्तु में पाया जाएगा, तो हम लोग याद रखेंगे वैसा कोई भी वस्तु जिसमें केवल वन डायमेंशन हो, जिसमें केवल लंबाई हो, जैसे धागा, रस्सी, धागा हो जाएगा, रस्सी हो जाएगा, छड़, इस तरीके के वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में रेखीय आवेश घनत्व होता है। अब हम बात करेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व को अंग्रेजी में सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और इसका जो सिंबल होता है ये सिग्मा होता है। इसका सिंबल क्या होगा, सिग्मा होगा। तो सिग्मा इक्वल टू लिखेंगे क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए यानी आवेश बटे क्षेत्रफल, आवेश बटे क्षेत्रफल। ये रेखीय आवेश घनत्व है, सॉरी पृष्ठीय आवेश घनत्व है। जैसे मान लें कोई एक सीट है और इसका एरिया ए है, ए एरिया में कितना चार्ज है, तो ए एरिया में जो चार्ज है ये क्यू है। अगर इकाई एरिया में जो चार्ज देखेंगे ये क्यू बटे ए है, और यही है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये सिग्मा का जो मात्रक है, सिग्मा का मात्रक, तो देखो सिग्मा का मात्रक क्या होगा, ये क्यू बटे ए, क्यू का मात्रक होता है कूलम्ब, और क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और सिग्मा का अगर बीमा देखना चाहेंगे तो बीमा कितना हो जाएगा, कूलम्ब के लिए 80, कूलम्ब के लिए क्या हो जाएगा 80, और मीटर लंबाई का मात्रक तो एल, एल पर पावर कितना हो जाएगा -2, एल पर पावर कितना हो जाएगा -2। ये था सरफेस चार्ज डेंसिटी। ए एरिया में अगर क्यू आवेश हो तो यूनिट एरिया में कितना आवेश होगा, तो क्यू अपॉन ए। इसका सिंबल क्या होता है, सिग्मा। मात्रक और बीमा सबके बारे में चर्चा हो गया। अब है पृष्ठीय आवेश घनत्व किस तरीके के वस्तु में पाया जाएगा, वैसा कोई भी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई हो, जैसे सीट, डिस्क, पेपर, तो इन सब में ये लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, यानी क्षेत्रफल है, तो आवेश जो है समान रूप से पूरे के पूरे क्षेत्रफल में बिछा हो सकता है। अब है एक आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, VCD शॉर्ट में लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, आयतन आवेश घनत्व। ये आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, जैसे मान लें कि कोई एक क्यूबाइड है और इस क्यूबाइड में एक भी वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम है, भी वॉल्यूम है। तो भी वॉल्यूम में जो चार्ज है ये मान लेते हैं क्यू चार्ज है। भी वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू। तो इकाई वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, तो क्यू बटे भी। इसी क्यू बटे भी को रो कहते हैं, क्या कहते हैं, रो। तो ये है आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व तो रो इक्वल टू क्यू बटे भी। अगर इसका मात्रक देखेंगे तो रो का मात्रक क्या होगा, रो का मात्रक, तो देखो क्यू चार्ज है, चार्ज का मात्रक ये कूलम्ब, और ये भी आयतन है, आयतन का मात्रक मीटर क्यू।
तो कूलम्ब पर मीटर क्यूब। अगर रो का बीमा देखना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे, बीमा देखना चाहें तो कूलम्ब के लिए बीमा होगा 80 और मीटर लंबाई का मात्रा का एल, एल पावर -3। ये आयतन आवेश घनत्व का क्या हुआ, मात्रक और बीमा। अब किस तरीके के वस्तु में ये पाया जाएगा, तो किस तरीके के वस्तु में ये पाया जाएगा, तो हम अगर देखना चाहें तो जो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो, उसमें आयतन आवेश घनत्व होगा। और प्रति एकांक आयतन में, जैसे भी आयतन में क्यू आवेश है तो इकाई आयतन में क्यू बटे भी, इसी को रो से डिनोट करते हैं। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा ही आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। यह है आवेश का वितरण। आज हम कूलाम का नियम और आवेश के वितरण के बारे में चर्चा किए। अब है कि जहाँ आवेश कूलाम का नियम हमने पढ़ा वो सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। तो जहाँ इस तरीके का आवेश घनत्व वगैरह होगा, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा, वहाँ हम किस तरीके से कूलम नियम को अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम आगे के क्लास में इसको प्रोसीड करेंगे। आज भर इतना ही।